रविंद्र भ्रमर ने तो नवगीत पर शोध वगैरह भी कराए हैं। एएमयू में थे शायद, एएमयू में थे, तो वहाँ इन्होंने नवगीत पर शोध कराए हैं। जी हाँ, वो उपलब्ध हैं शोध ग्रंथ। तो रविंद्र भ्रमर का काम रहा है नवगीत पर, काफी रहा है। अपने 60 से 70 लेकिन मान्यता इनको रविंद्र भंवर को, अब ये कंट्रोवर्सी थी इनमें, समूनाथ सिंह में, रविंद्र भंवर में और रमेश रंजक में। ये वैचारिक तौर पर एक नहीं हो पाए कभी भी। समूनाथ सिंह इधर जा रहे हैं तो रमेश रंजक उधर जा रहे हैं, सलभ जी इधर जा रहे हैं, मुकुट बिहारी सरोज इधर जा रहे हैं, रविंद्र भंवर उधर जा रहे हैं। इनमें मतलब यूनिटी नहीं थी बिल्कुल कतई। सब अपने अपने ढंग का लिख रहे थे और अपने अपने ढंग का वर्क कर रहे थे कुल मिला के, और सब एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते थे, छींटाकशी करते थे, एक दूसरे को गालियां भी बकते थे। मुकुट बिहारी सरोज ने समूनाथ सिंह को खूब गाली बकी, रमेश रंजक ने समूनाथ सिंह को खूब उल्टा सीधा कहा। तो ये सब होता रहता था। ये कभी एक मंच पर इकट्ठे नहीं हो पाए सारे नवगीतकार। और 65 में समूनाथ सिंह ने मतलब योजना बनाई, कविता 64 आई। कविता 64 के बाद में थोड़ी जागृति आई। कविता 64 के बाद में एक नवगीत का एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। अलवर से निकली थी पत्रिका, भगीरथ भार्गव की पत्रिका थी। कविता 64 कविता नाम था उसका पत्रिका का। तो कविता 64 के नाम से ओम प्रभाकर ने फिर उस अंक का संपादन किया था। महत्वपूर्ण अंक था वो। तो उसमें अच्छे मतलब उस दौर के जो सारे नवगीतकार थे वो, और उनके आलेख वगैरह, समूनाथ सिंह का भी एक बहुत महत्वपूर्ण आलेख है उसमें। समूनाथ सिंह हैं, ठाकुर प्रसाद सिंह हैं, कई लोगों के बड़े महत्वपूर्ण आलेख हैं उसमें। और अपने ढंग का हिंदी नवगीत का पहला संवेद संकलन है कविता 64। हाँ, पहला ही संवेद संकलन, पहला मान लें अपन। जी हाँ, या दूसरा भी कह सकते हैं। पहला ही है, क्योंकि जो गीतांगिनी थी, गीतांगिनी में तो नवगीत है ही नहीं। लेकिन गीतांगिनी में कूड़ा कचरा ज्यादा है। और उसमें ज्यादातर पुराने जो स्थापित मंचीय कवि जो हैं वो बहुत हैं, भरे हैं, अंधाधुंध हैं। उसमें सब हैं, नीरज है, गोपाल सिंह नेपाली है, पुराने जो मंची जो 3-3, 4-4 पेज के जिनके गीत हुआ करते थे, ऐसे कवि ढेर भरे हैं उसमें गीतांगिनी में। तो अपन ये मान लें कि नवगीत का उल्लेख है उसमें, लेकिन उल्लेख है बस, हाँ, लेकिन वो नवगीत का संकलन नहीं है। तो पहला संकलन कविता 64। हाँ, कविता 64 को प्रामाणिक संकलन अगर कहा जाए तो कविता 64 ही है नवगीत का। उसके बाद में मेरे ख्याल में 69 में 5 जोड़ बांसुरी आई थी। जी हाँ, 5 जोड़ बांसुरी आई थी। तो पूरी एंथोलॉजी है, तो बहुत 5 जोड़ बांसुरी की चर्चा जो है उसकी भी खूब होती है। और महत्वपूर्ण संकलन है वो नवगीत का। उसमें मतलब नवगीत पर विश्वास से चर्चाएं भी हैं, आलेख हैं लोगों के। ये आ गई, कब आ गई ये 5 जोड़ बांसुरी? शायद 69 में आई है। 69 में आई। और उसके बाद फिर लंबे अंतराल तक कोई संवेद संकलन नहीं है इसका, लेकिन बीच में पत्रिकाओं में काफी काम होता रहा होगा नवगीत पर। निकली है, भूपेंद्र कुमार स्नेही ने कोई गीतों का संकलन निकाला था। कई संकलन गीतों के आए हैं बीच बीच में। और ये पॉकेट बुक्स में मतलब श्यामचंद सुमन वगैरह इन लोगों ने मतलब गीतों के बहुत संकलन निकाले हैं। तो श्यामचंद सुमन ने कवित्रियों के और फुटकर कवियों के, नीरज के, बच्चन के, महादेवी के, इनकी संकलन बहुत निकाले हैं। गीतों पर केंद्रित संकलन जो है हिंद पॉकेट बुक से बहुत निकले हैं, लेकिन उनकी कहीं चर्चा हुई नहीं है। वो मतलब चर्चाओं में रहे नहीं वो संकलन जितने भी हैं। श्यामचंद सुमन ने जितना वर्क किया है गीतों को लेकर के, वो उसकी अनदेखी बहुत ज्यादा हुई है, कहीं चर्चा नहीं हुई उसकी। क्योंकि पुराने घिसे पिटे शैली के गीत थे वो, उनमें नयापन कुछ नहीं था, और रूमानी मिजाज के गीत ज्यादा थे, और वो उनकी पसंद भी थी, इस तरह के गीत ज्यादा थे। अच्छा, 70 से 80 के बीच में इनमें नवगीतकारों के रूप में तो काफी बहुत सारे लोग आ गए होंगे और चर्चित भी बहुत लोग आ गए। हम लोग तो उसी दौर के हैं। हाँ भाई, हम लोग हैं
हम देखो कुमार शिव हैं, अनूप अशेष हैं जी, ओम प्रभाकर हैं। ओम प्रभाकर तो हमसे भी पहले लिख रहे थे जी, समझे। ओम प्रभाकर हैं, माहेश्वर हैं, सब उसी माहेश्वर भी सीनियर हैं काफी जी, बहुत पहले से लिख रहे थे। और ये लोग लिख भी रहे थे और छपते भी थे। और हम यहाँ कटनी जैसे छोटी जगह में पढ़े थे, हमको जानकारी नहीं थी जी। अंतराल के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, बताइए आप। अंतराल इतनी महत्वपूर्ण पत्रिका अंतराल जी, हमको जानकारी नहीं थी अंतराल की कहाँ से निकलती है, क्या है। हाँ, आप कटनी में थे, कटनी में उस तरह का साहित्यिक माहौल रहा नहीं। हाँ, उस तरह के साहित्य के भी बड़े उस तरह के लोग नहीं थे। हाँ। नहीं थे बिल्कुल। मेरा जब भगवान स्वरूप सरस से परिचय हुआ है जी, तब मेरे को मतलब नवगीत के बारे में विस्तार से मतलब सारी जानकारियां, एक मतलब प्रारंभिक जानकारियां पूरी उन्हीं के जरिए मिली हैं। और फिर उनके बाद रायपुर में गया, कई बार गया, वो कटनी आए और उनसे खूब मतलब लंबी चर्चाएं हुई। और अंतराल के अंक विशेषांक वगैरह उन्होंने मेरे को दिखाए, एक अंक में लाया था, उन्हीं से लेके आया था। मेरे पास तो अंतराल का कोई अंक भी नहीं था, तो अंतराल 3 उन्होंने मेरे को दिया था, बोले कि ये महत्वपूर्ण अंक है, इसमें मेरा लेख है और इसको ले जाओ। तो उसको मैं अंतराल 3 को ले आया था। अच्छा, आपने अपने गीतों को नवगीत कहना कब शुरू किया? ये क्या शुरुआत से ही आप नवगीत समझ रहे थे या गीत के नाम से लिख रहे थे? हम गीत ही लिखते थे। हमको इतनी समझ नहीं थी कि ये नवगीत होता क्या है। शुरू में जब हम आलोकन की गोष्ठियों में ग्वालियर में कविताएं पढ़ा करते थे जी, तो हमारे कई गीतों के बारे में श्यामा सलिल कहा करती थी कि ये तो नवगीत है। अच्छा, वहां से ये बात शुरू? हाँ, तो वो 64-65 का जमाना है जी। एक गीत था मेरा, मत बहारो करो दिल लगी आज मौसम हमारा नहीं, एक गीत था मेरा, मुखड़ा था ये जी जी। तो बोले श्यामा जी ने कहा कि ये तो नवगीत है जी जी। तो हम जानते तक नहीं थे। हाँ। तो धीरे धीरे ये समझ जो है डेवलप हुई जी। अब श्यामा जी के गीत जो है पढ़ा करते थे, श्यामा जी लिखती थी, आजकल कुछ और लंबे हो गए हैं दिन, है? बड़ा फेमस गीत है उनका जी। दोपहर जैसे गया हो राह घर की भूल, आंख को चुभने लगे हैं गुलमोहर के शूल, याद के कंधे टिका सिर सो गए हैं दिन। तो ये वहां से ये सब चीज हम लोग देखा करते थे और समझा करते थे, पकड़ा करते थे कि क्या है, यही नवता होती है सारी। तो ये हमारे दिमाग में ये घुसती नहीं थी जी जी, क्योंकि हमको कुछ लगता ही नहीं था कि कुछ मतलब पोइट्रिक है। लेकिन अब पोइट्री थी धीरे धीरे मतलब समझ में सब सारी बातें आने लगी। अच्छा, क्या ऐसा लगता है आपको उस दौर में या उस दौर में जितने नवगीतकार लिख रहे थे, नवगीत के नाम पर भी लिख रहे थे, उनमें ज्यादातर जो कंटेंट है वो घर गृहस्थी और पारिवारिक प्रेम प्यार और वहाँ की ऊब से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा हैं, बाहरी संघर्ष कम है? सब तरह का है, लेकिन बाहरी संघर्ष जो है ज्यादातर जो है प्रकृति चित्रण में गीतकार ज्यादा लगे रहे हैं जी। प्रकृति और मतलब जो लोकांचलिक जो है चित्र उभारने में, गांव के खेतों के खलिहानों के ये चित्र उभारे हैं गीतकारों ने, शुरू में खूब उभारे हैं जी जी। और आज भी उनमें लोग लगे हैं, लेकिन उनका क्या है कि उनको कोई वैचारिकता नहीं है, बहुत एक सीमित दायरे में बिल्कुल एकांगी होकर के और वो लिखते रहे हैं बस, गांव से बाहर निकले ही नहीं है। और शहरी मध्य वर्ग की मानसिकता से उनका परिचय नहीं है, दूर तक बिल्कुल कोई नाता नहीं है जी। क्योंकि उस तरह के लोग जो हैं दबे कुचले, घुटन और विक्षोभ, बेचैनी महसूस करते हुए और संघर्ष करते हुए लोग शहरों में भी मिलेंगे और खूब मिलेंगे। और शहरों का संघर्ष गांव के संघर्ष से कुछ अलग किस्म का रहा है जी। तो उस शहरी मानसिकता की को लोगों ने कम उभारा है, गांव की मानसिकता को खूब। और अनूप अशेष ने मतलब केवल गांव के ही उसमें लगे रहे हैं, ये बाहर नहीं निकले, गांव से बाहर निकले ही नहीं। ग्रामीण प्रकृति वहीं की चीजें और तो धीरे धीरे वो डेवलप हुआ है, एक नजरिया जो है नवगीत का विकसित हुआ है जी।
उसमें नगरीय बोध और महानगरीय बोध के नवगीत भी आए हैं। और शरद जी ने तो खूब मतलब महानगरीय बोध के गीत लिखे हैं जी, बहुत बढ़िया गीत लिखे हैं। हाँ, वो उस दौर में शलभ श्री राम सिंह लिख रहे थे, उन्होंने तो हर विधा में लिखा लगभग, गजलें भी लिखी, नज्म भी लिखी और नवगीत भी लिखे जी। लेकिन वो उनकी प्रकृति काफी कुछ मार्क्सवादी है, ऐसा है क्या शलभ जी में? नहीं, मार्क्सवादी तो है और वो कुछ हिसाब किताब वाले आदमी भी रहे हैं। हाँ। उन्होंने वो नवगीत में जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से काम किया कहाँ उन्होंने? नहीं किया उन्होंने जी। हाँ, लेकिन शामिल रहे लोगों में, वो शामिल रहे। और नवगीत के मतलब शुरू में अगर देखा जाए तो नवगीत के पायनियर्स में गिनती है शलभ जी की जी। शलभ श्री राम सिंह और रमेश रंजक जो है नवगीत के मतलब ये पायनियर्स हैं भाई जी जी। तो लेकिन शलभ जी ने क्या है कि अपनी मौज मस्ती में उन्होंने लिखना जो ज्यादा नहीं किया उन्होंने। और मुक्तछंद में भी लिखते रहे, जनगीत भी लिखते रहे और नई कविताएं भी लिखने लगे खूब। कविता की पुकार नाम से कोई संकलन आया था उनका, डॉक्टर राम कृपाल ने लिखा था, इनकी भूमिका लिखी थी, बहुत चर्चित किताब रही है वो। तो शलभ जी इस तरह से रहे। और दूसरे कभी टिक्के शलभ जी ने एक जगह काम नहीं किया। कभी कलकत्ता है, कभी विदिशा है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। और जहां भी गए वहीं से उन्होंने अपने पत्रिका निकालना शुरू कर दिया, अपना अखबार निकालना शुरू कर दिया। उसके जो ऐड के चक्कर में लोगों से मतलब ये खाना पीना और ब्लैकमेलिंग और ये सब नाटक नौटंकी करने लगे। तो शलभ जी मतलब इस तरह से खूब रहे हैं। वो केवल दारू पीने के लिए वो किसी को भी ब्लैकमेल कर सकते थे। कटनी में भी आकर रहे, कटनी में भी 1.5 साल रहे हैं। और यहाँ से भी निकाली कोई पत्रिका? हाँ, यहाँ से भी निकाली थी कोई पत्रिका, साप्ताहिक अखबार कोई निकाला था। हर जगह निकालते थे वो जी जी। और जब तक रहते थे तब तक वो निकलता था, उसके बाद बंद हो जाता था। उसके जरिए क्या विज्ञापन मिलते रहते थे, अपना हिसाब किताब चलता रहता था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह से आपका जुड़ाव कब कैसे हुआ? ये शंभुनाथ सिंह से हमारा 80 में मुलाकात हुई थी जी जी। 80 में रेलवे बोर्ड का एक प्रोग्राम था बनारस का, DLW का, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का बहुत बड़ा आयोजन था। तो उसमें रेलवे की तरफ से हमको बुलाया गया था। मध्य रेलवे से अकेला कवि था मैं जी। रेलवे के कवि हुआ करते थे, पहले भी होते थे, आज भी हैं जी। तो हम लोग कुछ चर्चित लोग जो थे उनको मतलब ज्यादातर मतलब यहाँ वहाँ बम्बई है, दिल्ली है, बड़े बड़े आयोजनों में बुलाया जाता रहता था। सेलेक्टेड लोग थे। तो मैं मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य रेलवे की तरफ से मैं अकेला उस आयोजन में, बनारस के आयोजन में गया था। और बहुत अच्छा मंच था। रूपनारायण त्रिपाठी अध्यक्षता कर रहे थे। गीतकारों को मंच था, देखा जाए तो ज्यादातर गीतकारी थे। शंभुनाथ सिंह बैठे थे और चंद्रदेव सिंह संचालन कर रहे थे और रमानाथ अवस्थी थे, भारत भूषण थे, सब यानी गीत की बड़ी बड़ी हस्तियां थी उसमें। और बनारस के लोकल जो है बुद्धनाथ वगैरह ये लोग भी थे। डॉक्टर सुरेश भी था जी, श्यामचंद सुमन थे, श्याम जी, और कई बड़े दिग्गज लोग थे। तो चंद्रदेव सिंह जो है उनसे मेरा परिचय पुराना था जी। मैं बम्बई के प्रोग्रामों में जाता रहता था, मध्य रेलवे के मतलब हेडक्वार्टर के प्रोग्रामों में जाता रहता था। और चंद्रदेव सिंह डॉक्टर शिवसागर मिश्र के खास आदमी थे, बहुत उनके चहेते थे वो। और अपने हर आयोजन में चंद्रदेव सिंह को शिवसागर जी बुलाते थे। और संचालन का काम जो है शिवसागर चंद्रदेव सिंह ही करते, बहुत बेहतरीन संचालक थे वो जी, बहुत अच्छे करते थे। तो बम्बई से मेरा उनसे परिचय था। उसके बाद चित्तरंजन लोकोमोटिव्स का एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था। उसमें हिंदी के सारे जब टॉप लेवल के जो मंचीय कवि थे जी, क्या नाम है, रमानाथ अवस्थी, भारत भूषण, सोम ठाकुर, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, बुद्धनाथ मिश्र भी थे। तब ये नए नए थे। तो उस आयोजन में हमारी इनसे मुलाकात होती है सारे लोगों से। तो हमारे जो पढ़ने के ढंग को लेकर के चंद्रदेव सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा जी। तो बनारस के जिस आयोजन में
उन्होंने हमारा नाम पुकारा और हमको जिस तरह से प्रस्तुत किया वो अपने आप में विलक्षण था। हमारा बहुत बढ़िया परिचय दिया। जी जी। हमारे गीतों के बारे में तो उन्होंने विस्तार से कहा ही, हमारे पढ़ने के ढंग के बारे में एक विशिष्ट तरह से उन्होंने चर्चा की। तो अब इस तरह से हमारा प्रस्तुतिकरण हुआ उस मंच पे। फिर हमने 2 गीत पढ़े थे और बड़े चर्चित रहे वो गीत। एक हमारा पहला गीत था परनाले बंद हो गए, छत पर तैयार हुई झील। बहुत प्यारा गीत है आपका वो। ये गीत पढ़ा था। उसके बाद मुझे चूल्हे के लिए ईंधन जुटाने में रोज सूरज डूब जाता है। 2 गीत पढ़े थे हमने। बहुत मन तो अब शंभूनाथ सिंह जैसे हम गीत पढ़ रहे थे, गदगद थे शंभूनाथ सिंह, मंच से नीचे उतर के खड़े थे। जब हम बैठने लगे डायरी लेके अपनी, तो शंभूनाथ सिंह ने कहा मेरे से कि संगत जी आप इधर आइए, नीचे आइए। तो हमने कहा यार ये तो शंभूनाथ सिंह है। तो मैं गया नीचे, प्रणाम किया उनको। बोले कि आप अपनी डायरी लेके आइए। तो एक डायरी मेरी और रखी थी वहां पर तकिया के पास में, तो उसको भी लेके मैं दोनों डायरी लेके नीचे उतर के गया। बोले कि आइए यहाँ गेस्ट रूम में बैठते हैं, आपकी कविताएं देख ली, हमको पढ़नी है। और बोले कि कवि सम्मेलन, बोले कि हमारा नंबर तो बाद में आएगा, तब तक हम आपकी 1-2 डायरी जो है पढ़ लेते हैं आपकी। अब वो शंभूनाथ सिंह पढ़ते गए, पेन निकाल दिया उन्होंने, वो हमारे गीतों पर टिक लगाते गए। और टिक लगी हुई डायरी मेरे पास रखी है कहीं अभी। अरे उन्होंने वो डायरी जो है वो टिक लगा लगा के हमारी पूरी बड़ा आनंद आया। बीच बीच में चर्चा करते गए गीतों के बारे में, अनुभूतियों के बारे में, और हमारे जीवन संघर्ष के बारे में, कटनी के वातावरण के बारे में, और ये सारी मतलब चीजों के बारे में मतलब विस्तार से वो बीच बीच में चर्चा भी करते गए और कविताएं भी पढ़ते गए। बोले कि बहुत अच्छा लिखते हैं भाई आप। बोले कि चलिए आप घर चलिए। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप सवेरे आ जाऊंगा मैं, अभी तो प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद फिर अब पेमेंट वगैरह ले लें यहाँ से, और सवेरे में आ जाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। तो सवेरे 8 बजे फिर मैं पहुंच गया था शंभूनाथ सिंह के। तो वहाँ शंभूनाथ सिंह ने मेरे बोले कि टेप रिकॉर्डर लाओ, हंगामा मच गया पूरा वहाँ घर में। कि विनय देखो भाई कौन आए हैं, अपनी श्रीमती जी को आवाज लगाई। बोले कि कामना देखो बहुत अच्छे गीतकार को लेके आए हैं हम आज। तो ये कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं, इनके कुछ गीत रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे 10-12 गीत रिकॉर्ड किए थे और वो गीत रिकॉर्ड करने के बाद में 2-3 बार सुने थे वो गीत। हाँ, श्रीपाल सिंह छेम जो है अंदर सो रहे थे। बोले छेम जी उठ जाओ। बोले देखो ये होते हैं नवगीत जी। तो वहां से फिर उन्होंने कहा कि भाई हमने 65 में एक योजना बनाई थी नवगीत दशक नाम से एक संकलन निकालने की। तो संकलन के 10 कवि तो हो गए थे, लेकिन मणि मधुकर की कविताएं हमको नहीं मिली और सौरभ श्रीराम सिंह की कविताएं नहीं मिली, 2-3 लोगों की कविताएं उनको नहीं मिली थी। तो कविता और वीरेंद्र मिश्र को हम अलग करना चाहते हैं। वीरेंद्र मिश्र को तब तो हमने ले लिया था, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि उनको रखें, क्योंकि इस तरह का जो लेखन है आपका बिल्कुल अलग ढंग का लेखन है। इस तरह के नवगीत लिखे ही नहीं जा रहे। तो रविंद्र भंवर को भी अलग कर देते हैं, वीरेंद्र मिश्र को भी अलग कर देते हैं, ये सब थे, शामिल थे उसमें पहले। हाँ, तो इन दोनों को अलग कर दिया, मणि मधुकर को अलग कर दिया, सौरभ जी को अलग कर दिया, 4 गीतकारों को अलग कर दिया। अब लोग 4 गीतकारों की जगह पर हमको इनका विकल्प चाहिए, भाई 4 गीतकार चाहिए। तो बोले कि एक सूची आप बनाइए, एक हम बनाते हैं। तो नवगीत दशक के मतलब 10 कवि तो पूरे हो गए। चंद्रभूमि, मैंने उनको मैरी सरोज का नाम भी लिखा था तो उन्होंने काट दिया। बोले कि नहीं, बोले कि ये दारू वाले हैं, दारू वाले जो है हम किसी को नहीं रखेंगे। रमेश रंजक का नाम भी लिखा था हमने,
रमेश रंजक, मुकुट बिहारी सरोज और कैलाश गौतम तीनों के नाम काट दिए थे और शलभ श्री राम सिंह चारों के नाम काट दिए थे। बोले ये दारू खोर हैं समझे, इनको नहीं रखना हमको। तो इस पर हमारी खूब उनसे चर्चा भी हुई। हमने कहा डॉक्टर साहब इस तरह से क्यों सोचते हैं, अब दारू पीना एक शक्ल है भाई उनका, लेकिन अब पूरी उनकी क्रिएटिविटी को केवल इस कारण से नकार देना और ये तो कुछ बात बनी नहीं। बोले कि नहीं लेना ही नहीं हमको नहीं लेना वो नहीं माने। तो उन्होंने शलभ जी को अलग कर दिया, सरोज जी अलग हो गए, रमेश रंजक अलग हो गए और कैलाश गौतम हो गए। हमारी सूची के 4 लोगों को तो उन्होंने काट दिया। और वीरेंद्र मिश्र को तो हम वैसे भी पसंद नहीं करते थे, वो हमारी रुचि के थे ही नहीं। वीरेंद्र मिश्र को नाम तो उन्होंने पहले ही काट दिया था, रविंद्र भवन को पहले ही काट दिया था। फिर नए 10 आदमियों की लिस्ट बनी। फिर इसमें शंभूनाथ सिंह हो गए, ठाकुर प्रसाद जी हो गए, श्री बहादुर सिंह भनौरिया पर सहमति बन गई है ना, और रामचंद्र चंद्रभूषण के बारे में मतलब हम भी तैयार थे, वो भी तैयार हो गए। ये चारों जो हैं नाम मिल गए। उसके बाद देवेंद्र कुमार को हम पसंद करते थे, भगवान स्वरूप सरस और उमाकांत मालवीय भी हमारी पसंदीदा कवि थे। तो 7 कवि हो गए। अब सोम ठाकुर पे विवाद आया कि सोम ठाकुर को हम पसंद नहीं करते थे, तो अब शंभूनाथ सिंह बोले कि नहीं सोम ठाकुर को लेना है। हमने कहा काय के लिए लेना है, जब आप इस तरह का संकलन निकाल रहे हैं तो सोम जी का क्या योगदान है नवगीत में। मंच पे मतलब 10-5 गीत लिख लिए और मंच पे उन्हीं को गाते रहते हैं, गुनाते रहते हैं, इसके अलावा क्या है। वो लेकिन नहीं, लेकिन नवगीत को स्थापित किया है उन्होंने मंचों पर। ये तर्क था शंभूनाथ सिंह का। हमने कहा ये मानेंगे तो है नहीं, तो सोम जी भी हो गए शामिल। उसके बाद फिर एक नाम हमने प्रपोज किया देवेंद्र शर्मा इंद्र का। इंद्र जी से हमारी नई दोस्ती थी उन दिनों और पत्र व्यवहार खूब होता था। इंद्र जी 3-3, 4-4 पेज के लंबे पत्र लिखा करते, बड़े प्यारे पत्र लिखते थे वो तो, बहुत लंबे पत्र और बहुत प्यारे, बहुत आत्मीय पत्र लिखते थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उनकी भाषा से, और आगरे के रहने वाले, तो हम गदगद थे सब, हमारे मित्र बन गए थे। हालांकि उम्र में बहुत बड़े थे वो, लेकिन वो हमने कहा इंद्र जी को ले लीजिए। अरे बोले कि ये मक्कार है। बोले आप जानते हैं इंद्र जी को? मैंने कि मिला तो नहीं हूँ, लेकिन चिट्ठी आती रहती है उनकी, पत्र व्यवहार खूब है और गीत भी ठीक है, 2 संकलन है मेरे पास उनके। बोले मक्कार है, बदमाश है, ऐसे ही बोलते थे शंभूनाथ सिंह जी। तो हमने कहा ले लीजिए, बहुत काम किया है उन्होंने, 4-5 संकलन आ गए उनके नवगीत के। और ठीक है, संस्कृत निष्ठ भाषा है उनकी, तत्सम शब्दावली है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। भाषा को लेकर के और तत्सम और तद्भव को के झमेले को लेकर के किसी के कंटेंट को पूरी तरह से खारिज कर देना या न लेना, ये बात ठीक नहीं है। तो शंभूनाथ सिंह को कुछ समझ में बात आई, बोले अच्छा ठीक है ले लेते। तो इंद्र जी हो गए, इस तरह से 10 आदमी हो गए।